हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो अभी भाई हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे, यानी मेन जो हमारी जो इन चैप्टरों की जो ये ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं यूनिट, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला पार्ट है। कल मैंने बताया था हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कई महीनों तक, तो उसी का एक भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें एक चैप्टर है हमारे, केवल 2 ही चैप्टर हैं एनसीईआरटी में। पहला जो चैप्टर था वो आवेश और ये विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम के बारे में। ये सारा कुछ क्या होता है हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो कुछ एक बार जो हमने कल पढ़ा उसको एक बार हम बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में उसके ऊपर विचार कर लेते हैं और एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आवेश के बारे में कि जो ये पुराने समय से कब पता चला था। तो भाई जैसा कल मैंने बताया था, एक वैज्ञानिक था थेल्स, सॉरी वैज्ञानिक नहीं कह सकते हम, दार्शनिक था ये, दार्शनिक। क्योंकि उस समय ये जितने भी जो आदमी थे, विचारक थे, उस समय के बुद्धिमान आदमी ये क्या करते थे, इनके जो जितने भी वो होते थे, जो ये धर्म वगैरह जो उनके इनके जो वो होते थे ना, यानी धर्म ग्रंथ, यानी जैसे हमारे गीता है और इसके अलावा इस्लामियों का वो ये कुरान है और इसके अलावा ईसाइयों का बाइबिल है, उस टाइप से है ना। तो उसी को फॉलो करते थे ज़्यादातर लोग, है ना, मतलब धार्मिक विचारधारा के थे। आज के जो लोग हैं, जैसे हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो हम वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। हालांकि हम उसमें भी मानते हैं धर्म वगैरह में भी, लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिक विचारधारा के अंदर आते हैं। तो देखो उस समय के लोग धार्मिक विचारधारा के थे और ये यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने क्या देखा भाई, इन्होंने देखा कि इनके पास एक एम्बर नामक पदार्थ की बनी हुई छड़ थी। एम्बर नामक पदार्थ की, हो सकता है ये कुछ ये काम में लेता हो, ये बकरियां वगैरह चराता हो, है ना, ऐसा भी संभव है। तो इसके पास क्या है, एम्बर नामक पदार्थ की छड़ थी। तो इसने अचानक एक दिन संयोगवश ऐसा देखा कि जब उस छड़ को उसने ऊन के कपड़े से घर्षण करवाया, यानी ऊन के कपड़े से जब उसको इसने जब उसको दगड़ा, तब इस छड़ के अंदर कुछ हल्के घास फूस के तिनकों और कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। क्योंकि उस समय कागज तो था नहीं, तो हल्के घास फूस के तिनकों को और कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो थेल्स इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुआ कि यार एक जो छड़ है ये इसमें, यानी उस समय उनके लिए ये किसी यानी छोटे मोटे चमत्कार से कम नहीं था, है ना। लेकिन थेल्स इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएगी, ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ, है ना। ये 600 ईसा पूर्व की बात है, मतलब बहुत साल हो गए, आज से 2000 साल से भी ज़्यादा, है ना। तो उसके बाद में सन 1600 के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे, गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट इनका नाम था। इन्होंने क्या देखा, देखो थेल्स की जो खास बात है ना वो क्या है, एक ही लाइन आपको याद रखनी है थेल्स से संबंधित, कि थेल्स ने यह कहा कि मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है। थेल्स ने क्या कहा कि मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है जिसको ऊन के कपड़े से घर्षण करवाने पर उसमें हल्के तिनकों और कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये थेल्स ने कहा कि एक ही ऐसा पदार्थ है। थेल्स को एक ही पदार्थ के बारे में पता था, एम्बर के बारे में। लेकिन विलियम जो गिलबर्ट था सन 1600 के अंदर, इसने ये कहा कि भैया ये एक ही पदार्थ नहीं है, ये थेल्स तेरे पास ऐसा पदार्थ नहीं है, बल्कि धरती पे जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को अगर हम आपस में घर्षण करवाएंगे तो उनमें भी घास फूस के तिनकों, कागज के टुकड़ों और हल्के कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। तो थेल्स और इसकी कहानी में आपको अंतर समझ में आया। इसने तो क्या कहा, थेल्स ने तो कि मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक ही पदार्थ था धरती पर, यानी जिसको किसी ऊन के कपड़े वगैरह से घर्षण करवाने पर हल्के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता था। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने कहा कि धरती पर ऐसे सारे पदार्थ हैं। बाद में और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको आवेश वगैरह कहा, जैसे टाइको ब्रा वगैरह का नाम आता है। इससे सीधा हम आगे पढ़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो ये जो गुण आता था इसके अंदर कि जब भी किसी पदार्थ को, विलियम गिलबर्ट ने बोल दिया कि भाई सारे पदार्थों में गुण आ सकता है, तो विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से घर्षण करवाते हैं ना, तो उन दोनों ही पदार्थों के अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे कागज के टुकड़े हों, चाहे घास फूस के तिनके हों, या फिर चाहे कपास के टुकड़े हों, वो उसे आके चिपक जाते थे। जैसे चुंबक में लोहा चिपकता है ना, सेम वही वाली कहानी है यहाँ पर, है ना। तो बाद में इसको आवेश नाम दे दिया गया। और मैंने कल आपको बताया था जो एम्बर है ये आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब यानी इसको एक ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इससे संबंधित घटना को इलेक्ट्रिसिटी का यानी कहा गया और हिंदी में इसका अनुवाद विद्युत के हो गया, है ना। और इसके अंदर आवेश स्थिर रहता है, इसलिए स्थिर विद्युत के यानी ये सारा जो है वो स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आगे विचार कर लेंगे, है ना। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आया भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का यह शुरुआत यही से करनी चाहिए। ये बाकी कुछ भी मतलब इतिहास है, ये कहीं भी पूछा नहीं जाता है। हाँ, हमारी जनरल नॉलेज के लिए काम में आ सकता है कि इसकी ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारा कुछ है ना। तो भाई इस घटना को फिर यानी विद्युत के नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ से घर्षण करवाने पर उसमें कुछ हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस घटना को तो विद्युत की कहा गया। और ये जो गुण आता है ना, ये गुण जिसकी वजह से वो आकर्षित कर पाती है, उस गुण को नाम दिया गया आवेश। क्या नाम दिया गया भाई? उस गुण को नाम दिया गया आवेश, है ना। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर कुछ और ज़्यादा प्रयोग किए, तो इसने पाया कि आवेश भैया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। एक यानी कहने वाले थॉट एक्सपेरिमेंट है ही पूरा, तो प्रैक्टिकली इसको हम करके नहीं देखेंगे, करके देखने की आवश्यकता भी नहीं। आप चाहो तो घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। तो देखो भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, इसने दो कांच की छड़ ली। क्या ली? दो कांच की छड़। और एक कांच की छड़ को तो उसने यहाँ लटका दिया, यहाँ पर कांच की छड़ है ये ना, और एक कांच की छड़ को इसके पास में लेकर गया। कैसे? सबसे पहले इसने दो कांच की छड़ें ली और उन दोनों कांच की छड़ों को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाया, अलग अलग, है ना। ऊन के कपड़े से मान लो दो कपड़े ले लिए, दोनों कपड़ों से इसको क्या करवाया? घर्षण करवाया। तो एक छड़ को तो यहाँ पर लटका दिया इसने, दूसरी छड़ को इसने यहाँ पर रखा और इस छड़ को इसके पास में लेकर गया। तो उसने देखा कि दोनों छड़ों के अंदर प्रतिकर्षण हो रहा है। भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करी, प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों छड़ों के अंदर, है ना। तो इसको अभी हम यानी आवेश वगैरह कुछ यानी नाम तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों कांच की छड़ें। और किससे इसको घर्षण करवाया था? ऊन के कपड़े से। कांच की छड़ और ऊन के कपड़े से इसको घर्षण करवाया ना, ऊन का कपड़ा। अब देखो इसके बाद में क्या किया इसने, इसके बाद में इसने दो और छड़ें ली, आबूनस की छड़ें। किसकी छड़ें भाई? आबूनस की छड़ें ली, आबूनस की छड़ें, आबूनस की छड़ें ली, दो छड़ें ली वही। और इन दोनों छड़ों को अब की बार इसने रेशम के कपड़े से क्या करवाया? घर्षण करवाया। रेशम को सिल्क कहते हैं, उसके कपड़े से इसने क्या किया? दोनों को घर्षण करवाया। एक को लटका दिया, दूसरी को पास लेकर गया। तो जैसे वो दूसरी को पास लेकर गया, उसने क्या देखा? दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर इसने क्या पता लगाया? अभी के हिसाब से तो यही पता चलता है कि भाई दोनों छड़ों के अंदर इसमें भी प्रतिकर्षण हुआ, इसमें भी प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन इस बार इसने कुछ नया ट्राई किया। क्या नया ट्राई किया? इसने एक कांच की छड़ को तो यहाँ लटकाया, कांच की छड़ को, और एक इसने क्या किया? आबूनस की छड़ को इसके पास में लेकर गए। तो कांच की छड़ को तो अब की बार लटका दिया और आबूनस की छड़ को पास में लेकर गया। तो आपको पता है क्या हुआ? अब की बार दोनों छड़ों में आकर्षण हुआ। क्या हुआ? दोनों छड़ों में आकर्षण। तो भैया जैसे ही दोनों छड़ों में आकर्षण हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि आवेश दो प्रकार का होता है। कैसे होता है दो प्रकार का? कि अगर इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है ना, तो ये मतलब एकदम बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोच सके कि दो जो समान चीज़ें होती है, जो समान प्रकृति की, वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाना चाहती है, और जो अपोजिट प्रकृति की होती है वो हमेशा एक दूसरे के पास आना चाहती है ना। तो देखो हुआ क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोचा कि यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब इन दोनों छड़ों पर समान आवेश है भैया, सेम। तो जैसे मान लो इस पर धनावेश है, मान लिया हमने इस पर धनावेश है, तो दोनों पर धनावेश है तभी प्रतिकर्षण होगा, अन्यथा होगा नहीं ना। अब क्या करें, इस कांच की छड़ पर भी क्या है, धनावेश, तो इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। अगर यहाँ प्रतिकर्षण होता तो ये भी धनावेशित होती, लेकिन आकर्षण हो रहा है, मतलब इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अगर इस पर आबूनस की छड़ पे नेगेटिव है तो इस पर भी यानी नेगेटिव है। अब देखो दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, हर शर्त आपके यहाँ पर संतुष्ट हो रही है ना। तो देखो आवेश कितना प्रकार का निकल कर आया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को संतुष्ट करने के लिए आवेश को हम दो प्रकार का मानते हैं कि दो प्रकृति का होता है, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अब ये धनावेश ऋणावेश क्या होता है, ये सारा कुछ आपको समझाऊंगा। अगर अभी कुछ जितना समझ पा रहे हो उतना समझो आप, एक आध लेक्चर के बाद में ही पूरा क्लियर होता है, पहले लेक्चर में किसी के भी क्लियर नहीं होता है।
और अगर पहले लेक्चर में किसी के ये क्लियर हो जाए तो वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ आदमियों की ये पहले लेक्चर में कवर नहीं होगा। अब देखो, तो ये भाई एक्सपेरिमेंट हो गया। ये अलग देखो हमारी एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं, आरबीएसई में तो ये एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिया। इसके अंदर लिखाने वाली चीज़ थोड़ी बहुत है जो आपको मैं आगे लिखा दूंगा, और है ना। अब देखो भैया, ये चीज़ लिखवाने की आवश्यकता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश, है ना। ये चीज़ थोड़ी लिखेंगे। अब देखो सूझे थोड़ी हो। तो देखो भाई इसके अंदर अब हो गया हमारे आवेश दो प्रकार, है ना। एक धन आवेश हो गया, एक क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। अब देखो, अब होता वास्तव में आवेश चीज़ क्या है वास्तव में के अंदर। तो अभी तक हमने आवेश के बारे में क्या पढ़ा, क्या सीखा अभी तक आपने। मैं कहूँ कि आवेश क्या वस्तुओं में पहले से पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर क्रोध होता है, कल की क्लास में एग्जाम्पल दिया था, अभी भी हमारे अंदर क्रोध है, लेकिन वैसी कुछ परिस्थितियाँ नहीं बनी है जिससे वो क्रोध बाहर आ पाए। तो जब यूनानी दार्शनिक थेल्स ने पहली बार जब एम्बर की छड़ को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाया था ना, तो सोचो उस एम्बर में आवेश पहले से था, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब उसको प्रकट होने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का वहाँ पर बनना आवश्यक है। यानी विशेष परिस्थितियाँ जब वहाँ पर क्रिएट होती है, वो गुण तभी प्रदर्शित होता है। तो हमने जैसे उस एम्बर के पदार्थ को काट, उसकी यानी ऊन के कपड़े से रगड़ा, तो वो विशेष परिस्थिति क्या होगी कि अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से हम घर्षण करवाएंगे ना, तब आप आवेश को यानी आवेश वहाँ पर प्रदर्शित हो सकता है, और उसको हम अनुभव कर सकते हैं। देख तो सकते नहीं, उसको हम कुछ यानी, और ये कुछ तरीक़ों से प्रयोग वगैरह करके उसको हम यानी कहना मतलब उसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर आवेश है। क्योंकि अब वो वस्तु जो है वो अलग तरह से व्यवहार करने लगती है। जब मान लो जैसे आपके पास में कोई कांच की छड़ है, और वो कांच की छड़ ऐसे ही पड़ी, इसके पास में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पड़े, मान लो ऐसा आपने बचपन में किया था। प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों में रगड़ने के बाद में जब हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा हमने बचपन में करके देखा था। उसी चीज़ को समझेंगे हम, ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे बताऊंगा, है ना, कम से कम 4-5 लेक्चर बाद में। तो देखो, ये जो कांच की छड़ है, इसके पास में जब कागज़ के टुकड़े हम रख दे, ये भैया इसको आकर्षित नहीं करेगी, ये इसको आकर्षित नहीं करेगी। क्या इसके अंदर आवेश है? नहीं, अभी बिल्कुल है भैया इसमें आवेश, लेकिन उस आवेश को प्रकट करने के लिए हमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनानी पड़ती। और ऐसा थेल्स ने, विलियम गिलबर्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये आवेश कैसे उत्पन्न किया उन्होंने इसके अंदर, ये आवेश उन्होंने कैसे उत्पन्न किया? ये आवेश उन्होंने उत्पन्न किया कि जब ये कांच की छड़ को उन्होंने किसी ऊन के कपड़े से या किसी वस्तु से घर्षण करवाया ना, मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आवेश आप उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार आप आवेश को प्रकट कर सकते हैं, क्या करोगे आप? तो आपके दिमाग में एक ही आएगा कि सर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अगर हम घर्षण करवाएंगे ना, तो वस्तु में आवेशित हो जाएगी, एक धन आवेशित हो जाएगी, एक ऋण आवेशित हो जाएगी। ऐसा क्यों, कैसे होता है, सारा आगे पढ़ेंगे। क्या ये वाली चीज़ समझ आएगी? नहीं। मतलब अब तक आपके पास, अब तक जितना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है, उससे आपने ये सीखा है कि अगर हमें आवेश उत्पन्न करना है ना किसी वस्तु पे, तो हमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से घर्षण करवाना पड़ेगा, एक दूसरे से रगड़ना पड़ेगा, तब वो वस्तु ये क्या हो जाएगी, आवेशित, और वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, हल्की वस्तुओं को। क्या ये वाली कहानी समझ में आई ना? अरे आई कि नहीं आई? तो आवेश वास्तव में क्या चीज़ है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, परिभाषा देना चाहें, तो वैसे देखो आवेश की परिभाषा देने की बिल्कुल दे सकते हैं हम आवेश की परिभाषा, है ना। 1-2 लाइन में तो इसको सीमित नहीं किया जा सकता, फिर भी हम काम चलाओ परिभाषाएं दे सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा देने की वास्तव में आवश्यकता नहीं भैया। क्यों? क्योंकि इसको हम कई लंबे समय तक पढ़ते हैं, है ना। एक लाइन में इसकी परिभाषा देना समझदारी नहीं है, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम इसकी परिभाषा वगैरह लिख देते हैं। तो एक परिभाषा तो आपने क्या समझी आवेश की, पहली परिभाषा, ये आपको आगे लिखवाएंगे, इस लेक्चर के एंड में लिखवा दूंगा, है ना। तो आवेश की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ से आप मुझे बताओ। आवेश, आवेश मतलब चार्ज। तो आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रदर्शित करती है। आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है
जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रदर्शित करती है। क्या ये परिभाषा ठीक बैठती है? ये समझ में आई आपको परिभाषा हमने कैसे दी? यही इसकी परिभाषा है ना। अब भाई एक स्तर विद्युत का मूलभूत सिद्धांत, ये आगे लिखूंगा आपको, अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। एक स्तर विद्युत का मूलभूत सिद्धांत है, हालांकि ये आपको अलग से पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। मूलभूत सिद्धांत क्या है कि समान समान आवेश तो करते हैं प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है ना, स्मॉल क्यू से भी, कैपिटल क्यू से भी। तो आवेश को किससे बताया जाता है भैया? क्यू से बताया जाता है ना। अब देखो इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है कि अगर दोनों आवेश प्लस के हैं तब तो दोनों में क्या होगा? दुश्मनी। क्या होगी भैया? दुश्मनी होगी। दोनों जानी दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। क्या बन जाएंगे? दोनों जाने दुश्मन बन जाएंगे। और अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो दोनों में होगा भैया प्यार, प्रेम। दोनों में प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रेमी हो जाएंगे दोनों, मतलब आकर्षण होगा। दोनों क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों ही माइनस के हो गए तो भैया तब तो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये दुश्मनी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बकवास है, आपको समझ में आ गया होगा। बस यही इसका मूलभूत सिद्धांत है। क्या समझ गए ये चीज़ कि अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे कि इसको मेरे पास मत लाओ, और अगर दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों में क्या होगा? प्रेम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, कि थोड़ा तू मेरे पास आ, थोड़ा मैं तेरे पास आता, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार की कोई। तो देखो ये हो गया आपके आवेश का मूलभूत सिद्धांत। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि वस्तुएं आवेशित होती क्यों है। यहीं से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वास्तव में आवेश चीज़ क्या है ना। अब आपके थोड़ा समझ में आना, थोड़े टाइम बाद में ही पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में आवेश होता क्या चीज़ है। तो देखो भैया, आवेश वास्तव में अब तक, मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो इसका हिंट देना चाहूँ तो आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉन खुद ही होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये खुद ही आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है मैं आपको पूछूँ। हमने पढ़ा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं है। डॉल्टन ने कहा था कि ये अविभाज्य है, जबकि बाद में थॉमसन वगैरह और वो जो आए हमारे यानी कौन थे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करने वाले अंद्रेस रदरफोर्ड, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, मतलब उसमें भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको अपरमाणविक कण कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या भाई, इलेक्ट्रॉन का जब जन्म होता है, ये कैसे होता है, ये नाभिक वाला चैप्टर में बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तब भैया ये इलेक्ट्रॉन अपने जन्म के साथ ही आवेश लेकर पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन का जब जन्म होता है तब इलेक्ट्रॉन आवेश अपने साथ लेकर पैदा होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, उसकी प्रकृति हमेशा नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश QE, वो होता है -1.6 × 10⁻19 गुलाम। ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, सारे के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या भाई, वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई वास्तव में आवेश चीज़ क्या है। इन्होंने बहुत गहराई तक सोचा, कई प्रकार के प्रयोग किए, तो उन्होंने ये पाया कि कोई भी वस्तु है ना, उस वस्तु को तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप किसी भी वस्तु से घर्षण करवाओगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और उस वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार का आवेश दिया जा सकता है, धनावेश, ऋणावेश। लेकिन उन्होंने ये पाया कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो जब पैदा होता है तब से वो ऋणावेश लेकर पैदा होता है। मतलब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को धनावेश दे नहीं सकते, ना ही इसका ऋणावेश छीन सकते हो आप। ना तो इसको धनावेशित कर सकते हो, ना ही इसका ऋणावेश छीन सकते हो। अगर छीन लिया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और अगर धनावेशित कर दिया तो भी ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये तभी तक है, इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी इसमें तभी तक है जब इस पर ऋणावेश हो। और इसके ऊपर आवेश कितना, इतना आवेश, -1.6 × 10⁻19 गुलाम। इसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है आपका, कौन होता है भाई, प्रोटॉन।
ये प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो ये आपका जैसे प्रोटॉन है, तो ये जो भाई प्रोटॉन है ना, ये जन्म से ही धनावेशित होता है। जब ये पैदा हो जाता है ना, तब से ही धनावेशित होता है। मतलब इसकी प्रकृति धनावेशित होती है। कैसी होती है भैया? धनावेशित होती है। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो कितना होता है भैया? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मैंने 11th क्लास वालों को शुरुआत में ही टेबल बनवाई थी, है ना। आप जब 11th क्लास में थे उस समय शुरुआत में टेबल बनवाई थी, अल्फा कण, न्यूट्रॉन वगैरह, उनके बारे में वो टेबल अगर आपके जो जितने भी 11th क्लास के नोट्स हैं ना, उनमें देखना। अगर इसकी टेबल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये बोर्ड पे पूरी टेबल बनवा दूंगा मैं। ये बहुत ज़रूरी है भाई। पहले प्रायोरिटी ये है कि ये चीज़ें हमें याद होने चाहिए। आज का आपका यही होमवर्क है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इनका आप द्रव्यमान वगैरह याद करो, है ना। इनका अल्फा कण का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरा समझा दूंगा आपको, है ना। तो अगर वो टेबल आपके नोट्स में बनवाई हुई है तो भी लिखना है, नहीं बनवाई तो भी आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। तो वो आपको मैं क्या करूँगा, टेबल अगली क्लास में बनवा दूंगा। बहुत काम किए भैया, बहुत ही ज़्यादा काम किए, पूरा समझाऊंगा इन सभी यानी इन सभी कणों के बारे में। तो क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? अब जब वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन का आवेश नापा, ये कैसे नापा आगे चर्चा करेंगे। तो ये आवेश आया प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें और इसमें क्या समानता है, देखो ये जो आवेश का जो परिमाण है ना वो तो बराबर है, लेकिन इनकी देखो नेचर अपोजिट है। और दोनों का द्रव्यमान भी भैया अलग अलग है। एक चीज़ बता दूं, यहाँ तो आ रहा 10⁻⁻31, यहाँ आ रहा 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन भारी की प्रोटॉन भारी, इलेक्ट्रॉन भारी की प्रोटॉन भारी। सोचो अपने हिसाब से, ज़्यादा भारी भैया प्रोटॉन है ना। क्यों? क्योंकि 10⁻27 नीचे आएगा तो घात प्लस की हो जाएगी, मतलब 0.00 लिखे 27 जीरो के बाद में ये संख्या लिखनी होगी हम। और इसके अंदर 19 जीरो के बाद में ये संख्या लिखनी, यानी सॉरी 31 जीरो के बाद में ये संख्या लिखनी होगी। मतलब क्या समझे, ये ज़्यादा भारी है, ये हल्का है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है। देखो देखिए कितना ज़्यादा है। 10⁻31 और 10⁻27 का अनुपात लोगे ना आप, है ना, तो 10⁻⁻4 या 10 या आएगा 10⁻+4। 10⁻4 का मतलब 10,000। मतलब आपका जो प्रोटॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 10,000 गुना भारी है। मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना तब एक प्रोटॉन बनेगा लगभग। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो ना? मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन खास बात यह कि दोनों का आवेश बराबर है। परिमाण में तो बराबर है ही, प्रकृति में अपोजिट है। और ये अपने जन्म से लेकर पैदा होते हैं। प्रोटॉन को आप कभी भी ऋणावेशित नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी धनावेशित नहीं कर सकते। ये जैसे हैं वैसे ही जीवन भर रहते हैं। अगर कुछ कारणों से आपने इनका आवेश छीन भी लिया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहते, ये किसी और कण में बदल जाते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना? अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद हमारी मेन कहानी शुरू होती है कि वस्तुएं आवेशित होती क्यों है भैया। तो एक चीज़ सोचो आप ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे वास्तव में इलेक्ट्रॉन का आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यहीं से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरा एक पॉइंट के बारे में एक सिंगल सवाल मेरे हिसाब से आपके दिमाग में नहीं बचेगा अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। तो देखो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। भैया आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या चीज़ है? हम बेसिकली अब ये पढ़ने वाले हैं कि आपको पता हो तो वैज्ञानिक थेल्स, विलियम गिलबर्ट, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ये तो बता दिया था कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो आवेशित होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये वो नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस समय तक थॉमसन, इसके अलावा ये हमारे जो वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, इनके मॉडल उनके पास नहीं थे कि वास्तव में एक छोटा कण भी होता है, परमाणु भी। तो बाद में वैज्ञानिकों ने परमाणु की जब खोज हो गई ना, मतलब परमाणु के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी हो गई, उसके बाद इसका आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बनाया कि ऐसा होता क्यों है। बिल्कुल एकदम संतोषजनक व्याख्या करता है। खास बात, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको अपवाद नहीं मिलेगा भैया कोई भी। बिल्कुल 100% सटीक रूप से इसके सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। तो वास्तव में आपके पास में अगर मैं कोई बात करूँ जैसे सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पे आ जाता है? 11 नंबर पे आता है। और इसकी जो ये द्रव्यमान संख्या वो है 23,
11 23। क्या इसी प्रकार इसको लिखा जाता है? नाभिक वाला चैप्टर में ज़्यादा चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके नाभिक में भैया 11 तो प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है। क्या सही लिखा है क्या? मैंने देखो यहाँ से प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 11 है तो पीछे कितने बचे? 22 बचे ना, सॉरी 12 है ना, 12 बचे, सॉरी 12। अरे 12 बचे ना, तब 23 हो गए। तो 12 तो प्रोटॉन, सॉरी 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन 11 है तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? बताओ मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए भैया? अगर सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन 11 ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इंटू 1 प्रोटॉन का आवेश इतना। हम ये मान रहे हैं कि हर वस्तु शुरुआत में उदासीन है जब तक उसको किसी और से कर्षण नहीं करवाया गया, मतलब उसका प्रत्येक परमाणु भी तो उदासीन होना चाहिए ना। तो इसको उदासीन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? हमें भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए 11। क्या सही लिखा है एकदम मैंने? देखो देखें, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इस कक्षा में। बताओ देखें ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई? मतलब सोडियम के परमाणु में सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, उसके बाद में कितने? 8 और उसके बाद में 1। 8 2 10 और 1 11। क्या ये वाली कहानी समझ में आई ना? अब हुआ क्या, अगर मैं कुछ भी करके या कोई तरीका लगा के इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे दूँ, मैंने इसको एनर्जी दे दी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ मुझे? एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखना, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा तो हम परमाणु वाले चैप्टर में करेंगे, कि अगर किसी भी कण की ऊर्जा अगर कम है तब तो वो छोटे सर्कल पे, मतलब छोटे वर्त पे वो या छोटे कक्षा में गति करता है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो बड़ी कक्षा में गति करता है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी, जैसे उसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी ना, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से हाफ वन भी स्क्वायर, उसका वेग भी बढ़ेगा। अब वेग बढ़ गया मतलब बहुत तेज़ चलता है, तो बहुत तेज़ चलने के लिए उसको बड़े वर्त की भी आवश्यकता होगी। जैसे आप किसी मोड़ के अंदर किसी बाइक को घुमाते हो, अगर आपने मोड़ छोटा है तो आपको बाइक 20 या 23 की स्पीड में घुमानी होगी। लेकिन अगर मोड़ अगर बहुत बड़ा है कम स्पीड में घुमाओगे तब तो चल जाएगी। लेकिन छोटे मोड़ में अगर आपने बाइक को 100 की स्पीड से घुमा दिया तो पूरे ही घूम जाओगे आप, है ना, देव दर्शन हो जाएंगे। तो इसमें देखो इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दी, तो जैसे इसको एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया भैया इसको छोड़कर। अब इसको इस परमाणु की आवश्यकता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ क्या सोचो, प्रोटॉन तो 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए। देखो देखिए 8 और 2 10, और ये परमाणु कैसा हो गया? देखो 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेश ने 10 प्रोटॉनों के आवेश को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया। मतलब अब ये परमाणु, प्रोटॉन पे आवेश कौन सा? धनावेश। एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये परमाणु हो गया धनावेशित। कैसा हो गया भैया? धनावेशित हो गया। ही कैसा हो गया? धनावेशित। और अगर मैं ऐसा करूं कि एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसमें मैं लाके डाल दूं तो क्या होगा? तब 11 तो प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये परमाणु कैसा हो गया? अब ये परमाणु हो गया ऋणावेशित। क्या ये वाली चीज़ तो समझ में आई ना, कि हम वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित कैसे करते हैं, है ना, कि कब वस्तु धनावेशित होगी कब वस्तु ऋणावेशित होगी। तो अगर हम एक परमाणु के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वास्तव में वस्तु के साथ भी तो ऐसा ही होता है कि वस्तु परमाणु से मिलकर ही तो बनी। वस्तु में है क्या? और भाई कोई भी आपके सामने ईंट है, जैसे कोई ईंट या आपके सामने कुछ भी रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा क्या है? सोचो, ये 3 ही तो कण है जिससे पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग, आप खुद, मैं, सारे के सारे आदमी, है ना। हम अगर हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, यानी बहुत सारे तत्व हैं हमारे अंदर, तो उन तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हमारा पूरा शरीर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है भैया। तो अगर एक परमाणु इस प्रकार धनावेशित ऋणावेशित होता है ना, तो पूरी वस्तु पे ये प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वस्तु में करोड़ों परमाणु होते हैं और एक साथ हजारों परमाणु के साथ ये घटना होती। तो जब दार्शनिक थेल्स ने उस एम्बर की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ा था ना, तब ऐसा ही हुआ था। ऊन के कपड़े को और उस एम्बर की छड़ को जब उसने इस प्रकार घर्षण करवाया तो एनर्जी उत्पन्न हुई।
ये एनर्जी वगैरह कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। आप जैसे सर्दियों में हाथों को रगड़ते हो, हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है। और वो एनर्जी पाकर उस ऊन के कपड़े का या उस एम्बर की छड़ का एक इलेक्ट्रॉन एम्बर से निकल के ऊन की छड़ में चला गया, उसमें चला गया ऊन के कपड़े में। तो एम्बर में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऊन में इलेक्ट्रॉनों की हो गई अधिकता। तो एम्बर तो धनावेशित हो गया, ऊन हो गया ऋणावेशित। इसके बारे में कल एक बार हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले ये कि वस्तुएं धनावेशित ऋणावेशित कैसे होती है, कि अगर हम किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तब तो वस्तु हो जाती है धनावेशित, और अगर हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है भैया। इस चीज़ के साथ ही आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ये आपको याद रखना है, और एक वो ये टेबल वाला काम आपको करना है, और इसके बारे में कल एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अभी कल के लेक्चर में और चलेगा, है ना। और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे कि प्रोटॉन वगैरह इनको अगर बाहर क्यों नहीं निकालते हैं, कौन सी वस्तु धनावेशित कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी, ऐसा क्यों होता है। बस आप बैठ के थोड़ा बहुत इसमें चिंतन करता, और ये उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और धीरे धीरे पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।